वेलकम टू S19 एजुकेटर और आप सुन रहे हैं ऑडियो लेक्चर। आज हम स्टार्ट करते हैं EVS सीटेट पेपर 1 क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के बीच में। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट ऑडियो लेक्चर है, तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है या लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और सन से आने वाली जितनी भी आपकी रेज़ होती है और जितनी भी आती है आपकी रेज़ आती है वो हमारे अर्थ पे पहुंचती है, ठीक है। तो अर्थ पे अगर पहुंचने का उसका टाइम देखा जाए तो उसका 8 मिनट और 16 सेकंड के आसपास का टाइम होता है। तो ये जैसे सन की रेज़ हमारी अर्थ पे पहुंचती है तो पहुंचने के बाद हमारे अर्थ पे अगर ये डायरेक्टली आ जाए तो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि सन की जो रेज़ होती है वो उसमें अल्ट्रा वायलेट्स होती है, ठीक है। यूवी रेज़ होती है अल्ट्रा वायलेट, तो वो हमारी अर्थ पे डायरेक्टली आएगी तो अगर फेल आउट होती है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और मतलब हमारी जो अर्थ के अंदर जो लाइफ एग्जिस्ट का प्रोसेस है वो शायद इतना ईजी ना हो या इतने ईजी तरीके से ना रह पाए। तो उसके लिए अर्थ के चारों तरफ है ना एक ऑक्सीजन की ट्रिपल लेयर है, यानी कि ऑक्सीजन की 3 परतें हैं और वो ट्रिपल लेयर को ही हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। बट अभी 1980 के बाद आसपास हमने देखा कि जो सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशन जो भी आ रही थी वो क्या कर रही है, हमारे ओजोन लेयर में ना डिप्लीशन कर रही है, छेद कर रही है। वो छेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो डिप्लीशन हो रहा है, जिसको हम ओजोन होल के नाम से भी जानते हैं, ओजोन छिद्र भी बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है और जो भी वो सन से रेडिएशन आ रही है वो इंफ्रारेड के फॉर्म में है, ओके। अब हम बात करें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो आपको पता ही अगर नेचुरल है तो उसमें CO2 का सबसे ज़्यादा मेजर रोल है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में। अगर नेचुरल फॉर्म में देखा जाए तो CO2 का सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, जिसमें आपका मीथेन हो गया और सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया। लेकिन अगर आर्टिफिशियल फॉर्म में बात करें तो वाटर वेपर होता है जिसको जलवाष्प बोलते हो, ठीक है, ओके। जैसे O3 NO2 वगैरह हो गया आपका वाटर वेपर। इसके अलावा आर्टिफिशियल फॉर्म में जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, PFC हो गया, HFC हो गया, ये सारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, आपने सुना होगा प्रकाश रासायनिक धुंध बोलते हैं। तो फोटोकेमिकल जो आपका ये है फोटोकेमिकल स्मॉग, ये किस चीज़ से बनता है? तो ये बनता है आपका PAN पैन प्लस O3 और इससे आपका क्रिएट होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। अब पैन अगर बात करें तो पैन की फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। अब पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है अर्थ पे रहने वालों को? ये इसमें आई में इरिटेशन सबसे ज़्यादा होती है, आँखों में जलन होने लगती है, ठीक है। और O3 के वजह से क्या होता है भाई, आपका आई इरिटेशन तो होता ही होता है, साथ में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, ओके। अब आता है एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, क्योंकि आपके सीटेट में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पैन के वजह से हमारी मतलब क्या हेल्थ में क्या इशू आता है, तो आप उसे बता दो आई इरिटेशन हो जाता है, ठीक है, ओके। अब आता है एयर पॉल्यूशन, जो है एयर पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट में क्या क्या होता है, जैसे अब CO2 की वजह से हो रहा है एयर पॉल्यूटेंट, तो CO2 की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे हेल्थ इशू में क्या क्या आ सकता है। तो CO2 की अगर जब बात करते हैं तो CO2 की वजह से हमें हेडेक होता है, ठीक है, और ये मतलब हेडेक होना होगा, ठीक है। साथ में आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। तो ये सारी CO2 की वजह से, साथ में मेजर प्रॉब्लम तो है ही आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, ठीक है, CO2, ओके। इसके बाद आता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड को लीथल गैस के नाम से भी जानते हैं या जानलेवा गैस भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं SO2, आपने सुना ही होगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आपको पता है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें 60% मतलब स्किन प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन कैंसर के लिए भी ये भी रिस्पॉन्सिबल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा, कहते हैं कि जब पहली बरसात होती है तो हमें उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं? या फिर जितने भी आपके जैसे ताज
ताजमहल इसका बेस्ट एग्जांपल है। ताजमहल मोनूमेंट्स हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। उसमें क्या है कि आगरा के जो यमुना रिवर के जस्ट नियर बाय में वहाँ पे रबड़ इंडस्ट्री हुआ करती, तो रबड़ इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड ये निकलता था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ का मोनूमेंट है ना वो बेकार हो रहा था, और वो जो संगमरमर की जो चमक होती थी वो कम होती जा रही थी, और उसका सरफेस पीलापन ज़्यादा पड़ रहा था। तो इस वजह से वहाँ की इंडस्ट्री को हटा के हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया वहाँ से। तो एसिड रेन का एक आपके सामने बढ़िया एग्जांपल है। दूसरा आपका एसिड रेन की वजह, जब एसिड रेन होता है तो आपके जितने भी एक्वेटिक लाइफ होते हैं उसमें फ़िश वगैरह उनकी लाइफ के लिए ख़तरा होता है, क्योंकि उनको उस वाटर में जब मिक्स हो जाता है तो वो ऑक्सीजन जो वाटर से लेते हैं तो वो अच्छी तरीके से ले नहीं पाते। ठीक है, इस वजह से आपने कई बार सुना भी होगा कि बहुत सारी मछलियाँ नदी और तालाबों में मरी हुई मिली है, फिर इस तरीके से केसेस आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये होता कैसे है, तो जितनी भी इंडस्ट्री से सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है ये आपके जाता है और ये क्लाउड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट रेन होती है तो हमारे अर्थ पे आ जाती है, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट आता है। अब हम बात करते हैं NO2 की बात कर रहे हैं। NO2 क्या है, आपको ये भी एसिड रेन होता है, जैसे कि SO2 एसिड रेन के लिए 60% रिस्पॉन्सिबल था, तो NO2 भी 30% रिस्पॉन्सिबल होता है, और NO2 की वजह से हमें आँखों में इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, अब आता है N2O। ठीक है, N2O की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आई की इरिटेशन होती है, और इसको रेड हेज़े भी बोलते हैं। आपने रेड हेज़े का मतलब है कि शाम को जब भी आसमान में आप देखते हैं तो लाल धुंधलापन दिखाई देता है, रेड कलर का भी होता है, रेड दिखाई देता है ना स्काई, और आपका धुंधला सा दिखता है, तो इसी की वजह से होता है। ओके, पेन की हमने बताई दी थी, पेन पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट है जिसकी वजह से इरिटेशन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉल्यूटेंट है एयर पॉल्यूटेंट के। अब आगे एयर पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो CFC बात कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है भाई, ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं इसको, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं CH4 मीथेन गैस, ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं इसको, ये वाटर वेपर की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं तो ट्रोपोस्फेरिक जोन बोलते हैं, इसको बैड जोन माना जाता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होती है पॉल्यूशन के लिए। अब आता है SPM, कई बार ने SPM की फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। तो रिमेंबर दिस फुल फॉर्म, SPM को बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब इसकी वजह से SPM की वजह से क्या होता है, एलर्जी वगैरह होती है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने एयर पॉल्यूशन के कुछ पॉल्यूटेंट के बारे में बात करी है, अब हम आते हैं वाटर पॉल्यूशन के ऊपर। और वाटर पॉल्यूशन के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आता है वाटर पॉल्यूशन में कैडमियम की बात करते हैं। तो कैडमियम में इटाई नाम की एक बीमारी होती है, और ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि इटाई जो डिसीज़ है वो किसकी वजह से होती है, तो कैडमियम की वजह से होती है। ये कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है ये पूछ लेते हैं। मरकरी की वजह से मिनी माता होता है। ठीक है, इसको मतलब बोल सकते हैं कि मतलब ये आपका नर्वस सिस्टम के लिए प्रॉब्लम होता है, न्यूरो डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आता है फ्लोरेसिन, जिसको फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि आपके ना हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दांत झड़ने लग जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वाटर पॉल्यूशन के कारण होता है। अब आता है आपका नाइट्रेट को ब्लू बेबी के नाम की बीमारी होती है। ठीक है, अब हम अगर हम बात कर रहे थे कि वाटर की, अगर हम बात कर ली, हमने एयर की बात कर ली, तो अब तो नॉइज़ पॉल्यूशन की बात तो होनी ज़रूरी है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें अगर, नॉइज़ का मतलब क्या है, अनवांटेड साउंड होता है, ऐसा साउंड जो हमें नापसंद हो। ठीक है, तो इसमें हमारा साउंड की बात करें तो साउंड नॉइज़ वाली जो होती है वो 20 डेसिबल से 80 डेसिबल के बीच का रेंज होता है नॉइज़ वाला। ठीक है, ओके, और जो मतलब 20 डेसिबल से 80 डेसिबल होता है। और अगर हमने यही रेंज बढ़ा दिया, आपकी 80 डेसिबल से ज़्यादा कर दिया, यानी कि 135 तक आपका डेसिबल हो गया, तो हो सकता है उस साउंड की वजह से आप बहरे हो जाएं, मतलब डीफनेस आपके अंदर प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखिए, आपकी है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है नॉइज़ पॉल्यूशन के जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका 20 डेसिबल से 80 डेसिबल तक होता है। और आपकी लास्ट लिमिट होती है जितने आप सुन सकते हो, उसके बाद अगर आप
आपने जैसे आपने क्रॉस किया उसको तो आप बहरे हो जाओगे, जैसे 135 डेसिबल से ऊपर जाते हैं। तो अब हम साउंड की बात कर रहे थे, तो साउंड की बात करते हैं तो साउंड जो है हमारा ऑडिबल होता है, और ये आपका 20 हर्टेज से लेकर 20 किलो हर्टेज के बीच में होता है साउंड, ठीक है। साउंड को हम 3 कैटेगराइज में बांटते हैं, मतलब इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। ओके, जो फ्रिक्वेंसीज मतलब साउंड की जो फ्रिक्वेंसीज 20 हर्टेज से लेस देन होती है वो इंफ्रासोनिक होती है, और ऑडिबल वाली जो होती हैं वो 20 से 20 हर्टेज के बीच में होती है, और अल्ट्रासोनिक जो होती है वो मोर देन 20 किलो हर्टेज होती है, ठीक है। तो याद रखना, अगर 20 हर्टेज से कम है तो इंफ्रासोनिक होगी, 20 हर्टेज से लेकर 20,000 हर्टेज के बीच में तो ऑडिबल, एंड अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं तो ये मोर देन आपका 20,000 हर्टेज से होगा। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में सीड्स के नाम का एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, ठीक है, चैप्टर 5। तो इसके अंदर कुछ है सीड्स के बारे में। तो फ्रूट की बात की गई। फ्रूट क्या होता है? ये एक मैच्योर्ड या ओवेरी होता है। मैच्योर्ड ओवेरी फ्रूट क्या बोलते हैं उसको? मैच्योर्ड ओवेरी होता है, विकसित अंडाशय जिसको बोला जाता है। और सीड जो है वो मैच्योर्ड ओवल्स होता है, ओवल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है विकसित अंडाकोश। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट्स, एक होता है फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। ट्रू फ्रूट्स को हिंदी में सत्य बोलते हैं और फॉल्स फ्रूट को असत्य फल, ठीक है। तो देखो, ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं? ये कि जो फ्रॉम ओवेरी, जो ओवेरी यानी अंडाशय से होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं, टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है, फ्रॉम ओवेरी से होता है। जैसे टोमेटो, बनाना, मैंगो, इनके एग्जांपल पूछ लेते हैं। ट्रू फ्रूट्स का एग्जांपल बताएं, सीटेट के पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फॉल्स की बात करें तो ये होते हैं अदर पार्ट्स से होते हैं, ओवेरी के अलावा दूसरे पार्ट्स में होते हैं, तो उनको बोलते हैं, ठीक है, मतलब अदर पार्ट देन ओवेरी, अंडाशय को छोड़कर अन्य भागों से होते हैं। जैसे एप्पल हो गया, फिग हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये आपके फॉल्स फ्रूट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपका एक पेपर में क्वेश्चन आता है लेडी फिंगर क्या है? अब उसमें ऑप्शंस होगा, अभी फ्रूट है, वेजिटेबल है, या फिर लीव्स है, या रूट्स है, कुछ भी ऐसे देगा। तो आप जनरली क्या बोलेंगे? बचपन से आप यही तो पढ़ते आ रहे हो ना, लेडी फिंगर आपका क्या है? वेजिटेबल्स है, बट वो वेजिटेबल्स नहीं है, वो फ्रूट्स होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखें। अब आता है सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट यानी कि बीज रहित बोलते हैं जिसको, ठीक है, क्या बोलते हैं? बीज रहित, या उसको पास्ता सोनियोफिक बोलेंगे, ठीक है। अब बीज रहित वाले फल कौन कौन से होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं? उसको जैसे बनाना हो गया, लीची हो गया, जिनको सेडलेस फ्रूट्स कहा जाता है, पपाया हो गया, ठीक है। अब ये सेडलेस का मतलब ये नहीं हुआ यहाँ पे कि भाई कि मतलब सीड होंगे ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो ये है आपका, ठीक है, बनाना, लीच, पपाया, ओके, सीडलेस फ्रूट्स कैटेगरी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि पूछा जाता है सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लार्जेस्ट सीड्स। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहती है कि मैंगो का सबसे बड़ा सीड्स होता है, ठीक है, और सबसे छोटा होता है क्यूमिन का। क्यूमिन पता है ना आपको क्या कहते हैं? जीरे को कहते हैं, जीरे का सबसे छोटा होता है, बट रियल में तो नहीं होता। रियल में तो अगर देखा जाए तो मालदीव्स कोकोनट होता है। मालदीव्स कोकोनट उसका जो सीड्स लार्जेस्ट होता है, और जो ऑर्चिड होता है उसका सबसे छोटा होता है। रियलिटी में तो ये है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो ये कहती है कि लार्जेस्ट सीड तो मैंगो का है, स्मॉलेस्ट आपका क्यूमिन का है, ओके। आगे हमारा आता है एनसीईआरटी का हु कम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कहाँ से आया। तो देखो, पीज़, कैबेज, अगर पीज़ और कैबेज की बात करते हैं, ये यूरोप से आया है। पीज़ हमारे यहाँ नहीं था, पीज़ कैबेज जो है यूरोप से आया है हमारे यहाँ पे। टोमेटो, पोटैटो, चिली जो आया है वो साउथ अमेरिका से आया है। टोमेटो, पोटैटो, चिली कहाँ से आया? साउथ अमेरिका से। लेडी फिंगर और कॉफ़ी अफ्रीका से आया है। लेडी फिंगर और कॉफ़ी जो है, लेडी फिंगर्स और कॉफ़ी अफ्रीका से आया। स्पिनच, रेडिस, ब्रिंजल, ऑरेंज, मैंगो, ये इंडिया से। वंस अगेन आई रिपीट, स्पिनच, रेडिस, ब्रिंजल, ऑरेंज, मैंगो, ये इंडिया से आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी पौधे जिसको बोलते हैं। कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू सिंथेसाइज ऑन फूड। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अपने फूड का सिंथेसाइज करते हैं। दे ईट इंसेक्ट टू फुल मतलब N2 रिक्वायरमेंट। अब इनको इंसेक्ट्स वगैरह को ये खाते हैं और N2 की रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को ये पूरे कर लेते हैं। अब आता है आपके यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो पिक्चर प्लांट आपने सुना होगा, पिक्चर हो गया, आप क्या बोलते हैं, नेपथीन्स हो गया, नेपथीन्स हो गया जिसको घटपर्णी बोलते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप्स हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप्स हो गया, डोरोसेरा हो गया, ठीक है, सेरा हो गया, सॉरी। अब आते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं पिक्चर प्लांट्स वगैरह। तो ये मेघालय, हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है सर, मेघालय में, याद रखना। इंडिया के अंदर मेघालय में पाए जाते हैं, और अफ्रीका में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। डोरोसोरा भी हमने बात करी, तो डोरोसोरा आल्सो नोन एज सेंडियो के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये उसी की तरह चमकती है, ड्यू टू शाइनिंग, ठीक है, शाइनिंग की वजह से। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। आगे एक चैप्टर है ईवीएस का ही, एक्सपेरिमेंट विद वाटर, जल के साथ प्रयोग करें। तो आपकी वाटर की हम बात करते हैं। वाटर क्या है आपका, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, याद रखना। वाटर क्या है आपका, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब हम बात करें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन, सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय, और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चंस आता है कि वाई डज थिंक सिंक इन द वाटर। भाई कोई भी वस्तु पानी के अंदर कैसे मतलब डूबती है या तैरती है, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो इसके ऊपर बात की जाती है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड है। इसके ऊपर क्या बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसकी बाउंसी फोर्स होती है, ठीक है। और ये जिसने दिया था, ये जो आप जिसने दिया है वो आपका ये ग्रीस का था, सिसिली के नाम, ठीक है। और इसमें आपने देखा कि एनीथिंग व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। जब भी किसी चीज़ को वाटर के अंदर डाला जाता है तो उसके वॉल्यूम के इक्वल वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो अब हम वाटर जैसे डिस्प्लेस करता है, अब इसमें आपका कंडीशन होता है, इफ़ डिस्प्लेस वाटर इज़ इक्वल टू और मोर देन इट्स वॉल्यूम। अगर उसके वॉल्यूम के बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो वो फ्लोट करेगा। इफ़ डिस्प्लेस वाटर इज़ लेस, अगर कम होगा तो वो सिंक करेगा और डूब जाएगा, ठीक है। ओके, अब आता है इफ़ सॉल्ट इज़ एडेड इन वाटर, अगर हम नमक को पानी में ऐड करते हैं, देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज। अगर हम सॉल्ट को वाटर के अंदर जैसे ही ऐड करेंगे तो वाटर की डेंसिटी है ना इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो आप इसको इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो डेड सी आपने सुना होगा, है ना। डेड सी एक ऐसा सी है जिसमें कोई भी नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। सॉल्ट कंसंट्रेशन वहाँ पे 300 ग्राम पर लीटर है। अगर उसका 1 लीटर वाटर लेते हैं ना तो उसमें 300 ग्राम आपका सॉल्ट मिलेगा कम से कम, ठीक है। तो उसमें कोई नहीं डूबता, ठीक है। जब हम नॉर्मल वाटर के साथ अंडे को उबालते हैं, मतलब जब हम नॉर्मल वाटर के साथ अंडे वगैरह को बॉईल करते हैं तब वह डूब जाता है। परंतु जब अंडे को उबालने के लिए हम उसमें सॉल्ट डालते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि अंडे की डेंसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। पहले आप नॉर्मल वाटर में आप अंडे को बॉईल कर रहे हो तो अंडा नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, लेकिन उसमें आप नमक डाल देते हो तो अंडा फ्लोट करने लगेगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नमक की बात कर रहे हैं तो डांडी का जिक्र ना करें तो फिर ये अधूरा हो जाएगा। तो डांडी मार्च की बात कर रहे हैं तो डांडी जो है वो सॉल्ट मूवमेंट था, जिसको नॉन वायलेंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और अब क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको पता है 12 मार्च 1930 की बात करते हैं। 12 मार्च 1930 को MK गांधी, है ना, MK गांधी, महात्मा गांधी ने मतलब अपने और लीडर तो वही थे, तो साबरमती से डांडी गए थे। और ये किस लिए गए थे, टैक्स फ्री करने के लिए। जो सॉल्ट था उनका, सॉल्ट पे जो टैक्स लग रहा था वो उसको फ्री करना चाहते थे, तो इसीलिए वो गए थे।
तो इसके साथ उन्होंने काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और वो वहाँ पे डांडी नामक जो जगह है गुजरात में, वहाँ पे जाके और उन्होंने खुद नमक बना के ये नमक का कानून तोड़ा। तो ये इसकी वजह से डांडी यात्रा बहुत फेमस हुई। अब आपके सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि डांडी यात्रा कब शुरू की गई थी और इसने किसने स्टार्ट किया था, और ये डांडी यात्रा जो थी वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी, तो टैक्स फ्री था, ठीक है। और कब स्टार्ट की गई थी, 12 मार्च 1930 को, और मेन लीडर कौन, MP गांधी। और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो साबरमती आश्रम से डांडी के लिए हुई थी। डांडी एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है सॉल्ट वगैरह का। तो EVS के फर्स्ट लेक्चर में हमने इतना पढ़ लिया। अब आगे जो आगे हम उसके नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपको। सो थैंक्स कनेक्टिंग विद अस।